हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल एमजीसीआई। एक बार फिर से स्वागत है आपका एमजीसीआई के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने ऑप्टिक्स के फोकस और कॉन्केव कॉन्वेक्स मिरर के बारे में समझा था, कुछ प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज भी समझी थी और मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में इसी स्लाइड से स्टार्ट करूंगा। तो देखो आप लोग, नेक्स्ट लेक्चर को बिल्कुल सेम स्लाइड से मैं स्टार्ट कर रहा हूं और यहाँ पर हम लोग फोकस ऑफ कॉन्केव एंड फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर को समझने वाले हैं। ठीक है, चलो तो देखो समझते हैं बच्चों, फोकस क्या होता है। फोकस का मतलब होता है वो पॉइंट जहां पर मिरर पे पैरेलली इंसिडेंट होने वाली लाइट रेज सब एक ही पॉइंट पर इकट्ठी हो जाती है और या एक ही पॉइंट पे इकट्ठी होती हुई अपीयर होती है। ठीक, इट कॉन्वर्ज एट अ पॉइंट और अपीयर फ्रॉम द पॉइंट, है ना, ऐसा हमें फील होता है। तो ध्यान से देखो, ये है हमारे पास कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर पर एक पैरेलल बीम इंसिडेंट हुआ, है ना, एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई। अच्छा, एक बात बताओ बच्चों, जब हम लाइट रे को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, ये जो लाइट रे मैंने यहाँ पर बनाई है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे बीम ऑफ लाइट बोलेंगे, इसे पेंसिल ऑफ लाइट बोलेंगे, इसे लाइट रे बोलेंगे या लाइन ऑफ लाइट बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इसका नाम क्या है? तो इसे बोला जाता है रे ऑफ लाइट। क्या बोला जाता है बच्चों? इसे रे ऑफ लाइट। ठीक, इसे हम बीम नहीं बोलेंगे, पेंसिल नहीं बोलेंगे, लाइन भी नहीं बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे? रे, लाइट रे। ठीक है, याद करो जब हमने रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन समझी थी तो उसमें भी ऐसा बोला था, व्हेन अ लाइट रे इंसिडेंट फ्रॉम अ होमोजीनियस मीडियम ऑन अ शाइनी सरफेस देन इट रिटर्न बैक टू द सेम मीडियम। तो वहां पर भी मैंने रे वर्ड का यूज किया था। तो इसे क्या बोला जाता है बच्चों? लाइट रे बोला जाता है। तो देखो यहां पर जब एक पैरेलल बीम, अब देखो ये सिंगल लाइट रे है, ये भी लाइट रे है, ये भी लाइट रे है, ये भी लाइट रे, लेकिन सब मिलके क्या बन गए? बीम ऑफ रे, है ना, एक बीम बन गया। बीम मतलब मल्टीपल रेज। ठीक, तो जब एक पैरेलल बीम इस पर इंसिडेंट होगा तो वो सभी आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट से होकर जाएंगे, ये सभी लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट से होकर जाएगी उसी पॉइंट को क्या बोला गया है? फोकस। अब यहां पर क्या होता है, कॉन्वेक्स में क्या होता है कि जब एक पैरेलल बीम इंसिडेंट होता है बच्चों, ठीक है, कॉन्वेक्स में जब एक पैरेलल बीम इंसिडेंट होता है, ठीक, तो पैरेलल बीम इंसिडेंट होने पर क्या होता है, सभी लाइट रेज इस तरह से रिफ्लेक्ट होती है सच दैट इट विल अपीयर टू कम फ्रॉम द फोकस। इस तरह से रिफ्लेक्ट होती है कि वो फोकस से होकर आती हुई अपीयर होती है। बात समझ रहे हो बच्चों, कि सभी लाइट रेज इस तरह से रिफ्लेक्ट होती है कि वो फोकस से आती हुई अपीयर होती है। ठीक, तो इसे यह बोला जाता है कॉन्केव का फोकस और ये हो गया आपका कॉन्वेक्स का फोकस। ठीक, अगर आप ध्यान से पढ़ो तो यहां लिखा है पैरेलल बीम ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर कॉन्वर्ज एट अ पॉइंट। कॉन्वर्ज, सभी लाइट रेज कॉन्वर्ज हो गई, एक ही पॉइंट पे इकट्ठी हो गई इन फ्रंट ऑफ द मिरर। दिस पॉइंट इज फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर। इट इज अ रियल, ठीक है, ये रियल फोकस होता है क्योंकि सच में लाइट रेज का इंटरसेक्शन इस पॉइंट पर हो रहा है। अब यहां देखें, अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ कॉन्वेक्स सरफेस डाइवर्स। डाइवर्स मतलब फेल जाना। लाइट रेज इंसिडेंट होने के बाद जैसे डाइवर्स हो जाती, फेल जाती है, डाइवर्स, एंड द रे डू नॉट मीट, है ना, रियली मीट नहीं कर रही है। हाउएवर on producing backward, the rays appear to meet at a point behind the mirror. This point is focus of the convex mirror and it is virtual. ठीक है, इस तरह से हमें फोकस मिलता है और ये वर्चुअल होता है। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से हमें फोकस क्लियर है, सब बच्चों को क्लियर है फोकस? ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। सम प्रैक्टिस प्रॉब्लम, जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी मैं यहां पर कराने वाला हूं, तो कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है, देखते हैं, समझते हैं, इनको करते हैं। ठीक है, आंसर स्टिक करते जाते हैं और समझते आते हैं कि कैसे ये आंसर्स आ रहे हैं। ठीक, तो देखो पहला क्वेश्चन है, द पाथ अलोंग विच लाइट ट्रेवल इन अ होमोजीनियस मीडियम इज कॉल्ड। क्या बोलते हैं उसको? बीम ऑफ लाइट, पेंसिल ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट और नन ऑफ दिस। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि उसे क्या बोला जाता है? रे ऑफ लाइट। तो करेक्ट आंसर इज रे ऑफ लाइट। ठीक है, चलिए, अ थिन लेयर ऑफ वाटर इज ट्रांसपेरेंट बट अ वेरी थिक लेयर ऑफ वाटर इज। एक थिन लेयर क्या होती है बच्चों? थिन लेयर तो ट्रांसपेरेंट होती है, लेकिन थिक लेयर कैसी होगी? ट्रांसलूसेंट होगी, ओपेक होगी, मोस्ट ट्रांसपेरेंट होगी, नन ऑफ दिस। तो अगर आपने ध्यान से देखा हो तो अगर पानी बिल्कुल साफ है तो नदी के तल पे क्या है वो भी हमें दिखाई देता है, लेकिन बहुत क्लियर दिखाई नहीं देता। इसका मतलब सम पार्ट ऑफ द लाइट इज रिफ्लेक्टेड बट
सम इज एब्जॉर्ब्ड। तो कुछ एब्जॉर्ब हो रहा है, कुछ रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो ऐसी बॉडी को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलूसेंट। ठीक है, तो सही जवाब क्या होगा बच्चों इसका? सही जवाब होगा ट्रांसलूसेंट। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे जाने के पहले मैं ये वाले टिक मिटा रहा हूँ। ठीक है, ये वाले टिक मिटा देता हूँ। आपको दोनों आंसर समझ में आ गए होंगे, है ना? दोनों आंसर्स क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ ठीक, ओपेक और ट्रांसलूसेंट हो गया था हमारा। नेक्स्ट, एयर इज नॉट विजिबल बिकॉज, एयर इज नॉट विजिबल बिकॉज, एयर क्यों दिखाई नहीं देती है? बिकॉज इट इज नियरली अ परफेक्टली ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस। क्या हम एयर के थ्रू देख पाते हैं, आर पार देख पाते हैं? यस, ये तो सही है, तो ट्रांसपेरेंट होता है, सही है। नाइदर एब्जॉर्ब्स नॉर रिफ्लेक्ट लाइट, ये भी बिल्कुल सही है, तो एब्जॉर्ब भी नहीं करता है लाइट को, रिफ्लेक्ट भी नहीं करता है। रिफ्लेक्ट करता तो एयर के पार्टिकल आपको दिखाई देते हैं। ट्रांसमिट होल ऑफ लाइट, ये भी बिल्कुल सही है, एब्जॉर्ब भी नहीं कर रहा है और रिफ्लेक्ट भी नहीं कर रहा है, तो सारा का सारा ट्रांसमिट ही हो रहा है। इसका मतलब द करेक्ट आंसर इज ऑल द अबव आर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या यही सही है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज एग्जैक्टली इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यस, तो यहां हमें फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट दिख गया है। ठीक है, यहां पर हमें फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट दिखाई दे गया है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, चलो मेरे ख्याल से दोनों आंसर्स आपको क्लियर होंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। Which of the following correctly represent graphical relation between angle of incidence and angle of reflection? ठीक है, इन चारों में से कौन सा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है? तो पहले इनके मीनिंग समझते हैं बच्चों। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आर की वैल्यू इंक्रीज होने पर आई की वैल्यू बहुत तेजी से इंक्रीज होती है। मतलब आर को अगर हम ध्यान से देखें तो इस ग्राफ का स्लोप इंक्रीज हो रहा है। स्लोप इंक्रीज होने का मतलब है कि आर की वैल्यू आप कम इंक्रीज करोगे और आई की वैल्यू ज्यादा इंक्रीज होगी। ये तो गलत है, आई और आर तो बिल्कुल साथ में बढ़ते हैं। अगर आई 10 तो आर भी 10, आई 20 तो आर भी 20, आई 30 आर भी 30, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, ये ग्राफ क्या बता रहा है कि आर की वैल्यू बहुत ज्यादा इंक्रीज करो तब आई थोड़ा सा इंक्रीज होता है। इसका मतलब ये दोनों तो बिल्कुल गलत है। ये बोल रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करो तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन डिक्रीज होता जाता है। ये भी बिल्कुल गलत है। और ये ग्राफ क्या बोल रहा है बच्चों? ध्यान से देखो, हर एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू के साथ आर की वैल्यू भी इंक्रीज होती जा रही है। सो दिस ग्राफ इज करेक्ट, है ना? ग्राफ को ध्यान से देख लो, स्ट्रेट लाइन है। तो अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बीच में ग्राफ प्लॉट करोगे तो कैसा ग्राफ मिलेगा आपको? वो ग्राफ आपको मिलेगा स्ट्रेट लाइन। एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल बिटवीन reflected ray and normal is called angle of reflection, and according to the laws of reflection both angles are exactly equal always। ठीक, तो इसलिए जो ग्राफ मिलेगा वो कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, चलो तो ये करेक्ट आंसर क्लियर है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन बोल रहा है, a ray of light is incident on a plane mirror at an angle theta if the angle between the incident and reflected ray is 80 degree, what is the value of theta? ठीक है, चलो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं। ये आपका मिरर, ये क्या है बच्चों? नॉर्मल। ये इंसिडेंट रे। क्वेश्चन बोल रहा है इंसिडेंट रे थीटा एंगल पे इंसिडेंट होती है और रिफ्लेक्ट हो जाती है, बट द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे इज 80 डिग्री, है ना? ये डिग्री नीचे गिर गया इसका ठीक है, 80 का डिग्री नीचे गिर गया, मैंने फिर से उसको ऊपर उठा दिया। तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल कितना है? 80 डिग्री। तो हमसे क्या पूछा गया है? थीटा। अब एक बात बताओ, अगर ये एंगल थीटा है तो क्या ये भी थीटा होगा? तो टोटल हो गया 2 थीटा, तो 2 थीटा इक्वल टू 80 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू 40 डिग्री। तो करेक्ट आंसर इज 40 डिग्री। 40 का भी डिग्री नीचे गया, इसको ऊपर बना देते हैं। करेक्ट आंसर इज 40 डिग्री। ठीक है, चलिए इतनी बातें क्लियर है सभी को? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
व्हेन अ रे ऑफ लाइट एंटर्स अ ट्रांसपेरेंट मीडियम इट अंडरगोस चेंज इज। हाँ, यहां पर एक अच्छा क्वेश्चन है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। तो देखो बच्चों, थोड़े दिन फर्स्ट लेक्चर में पहले मैंने आपको बताया था कि जब भी लाइट मीडियम में रिफ्लेक्ट होता है किसी मिरर से तो उसकी इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, वेलोसिटी, एम्पलीट्यूड किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब कोई लाइट किसी मीडियम में एंटर करता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करता है, तो फ्रीक्वेंसी को छोड़ के सब चेंज हो जाता है। ठीक है, ये एक नोट है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आप याद रखो कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करता है तो क्या कांस्टेंट रहता है? फ्रीक्वेंसी इज द फंडामेंटल टर्म ऑफ लाइट, इट विल नेवर चेंज व्हेन लाइट चेंजेस द मीडियम। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मीडियम चेंज करने से कभी चेंज नहीं होगी। ठीक है, सिर्फ एक ही टर्म है जो मीडियम चेंज करने पर भी कांस्टेंट रहती है और वो है फ्रीक्वेंसी, बाकी सब चेंज हो जाता है। तो सही आंसर ढूंढे। ये तो बोल रहा है फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है, तो गलत है। वेवलेंथ ओनली बोल रहा है तो ये भी गलत है कि सिर्फ वेवलेंथ चेंज नहीं होता, वेवलेंथ एंड वेलोसिटी बोथ। हाँ, ये करेक्ट है। ये बोल रहा है वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी तो चेंज होती ही नहीं है, मतलब हमें ए, बी और डी गलत आंसर दिखाई देगा। द करेक्ट आंसर इज सी। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। चलो हाँ बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। देखो नेक्स्ट स्लाइड है हमारी कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, तो यहाँ पर हम ये समझाना चाह रहे हैं कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर क्या होते हैं। ठीक, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, जो केव शेप होता है, केव शेप जिसमें जो मिरर है, मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की ओर दबा हुआ होता है, उसे हम कॉनकेव मिरर कहते हैं। ये दिस इज द एग्जांपल ऑफ कॉनकेव मिरर। और जो पॉलिश होती है वो आउटर साइड पर होती है, कॉन्वेक्स सरफेस पर। एंड इसका अपोजिट, अगर जो केव शेप है उस पर अगर पॉलिश की जाए तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉन्वेक्स कहलाता है। ठीक है, तो ये जो मिरर है हमारे पास, ये कैसा है बच्चों? ये है कॉनकेव मिरर। ठीक है, दिस इज द कॉनकेव मिरर एंड दिस वन इज कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, इतनी बातें सभी को क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा रूल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। इमेज फॉर्मेशन करना है सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन का मतलब है कि जब हम किसी मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो वो उसकी किस तरह से इमेज बनाएगा। अब इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें पता है कि व्हाट इज इमेज। इमेज इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज। क्योंकि इमेज रिफ्लेक्टेड रेज का इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो अगर हमें इंटरसेक्शन करवाना है तो कम से कम 2 लाइट रेज की जरूरत तो पड़ेगी, है ना। सोचो, अगर इंटरसेक्शन कराना है तो मिनिमम कितनी लाइट रेज चाहिए? मिनिमम 2 लाइट रेज चाहिए। और उन 2 लाइट रेज के लिए हमारे पास 3 रूल है। तो अगर हम ये 3 रूल अच्छे से पढ़ लेते हैं तो इन 3 में से कोई भी 2 लाइट रे यूज करके हम इमेज फॉर्मेशन बना सकते हैं, इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो पहला कॉन्सेप्ट कि जब ये कॉनकेव मिरर है, जब भी कोई लाइट रे, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, दिस इज फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। व्हेनेवर अ लाइट रे कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, या फॉल्स ऑन द मिरर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जब भी कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मिरर पे फॉल होगी तो क्या होगा बच्चों? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब भी लाइट रे मिरर पर आएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से चली जाएगी। ठीक, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रे का क्या होता है? वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से जाती है। ठीक, सिमिलरली अगर हम कॉन्वेक्स की बात करें, तो जब भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मिरर पे इंसिडेंट होगी, देन इट रिफ्लेक्ट लाइक इट विल अपीयर टू कम फ्रॉम द फोकस। ठीक है, इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी, इट विल रिफ्लेक्ट लाइक इट इज अपीयर टू कम फ्रॉम द फोकस। बात समझ नहीं आई, है ना। इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी कि इट इज अपीयर टू कम फ्रॉम द फोकस, जैसे कि वो फोकस से आ रही हो, इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, चलो आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड में है नेक्स्ट रूल, अ रे इंसिडेंट इन द डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर और थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये है अपना कॉनकेव मिरर, ये पॉलिश करी हुई है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो कॉनकेव है। कॉनकेव मिरर पर जब भी कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए इंसिडेंट होगी तो वो उसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। ठीक है, इसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होकर आ जाएगी, है ना। कि ऐसा क्यों होता है ये समझते हैं थोड़ा सा। देखो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर हम किसी प्लेन सरफेस पर परपेंडिकुलर बनाएं 90 डिग्री का एंगल, तो ये बहुत आसान होता है, 90 डिग्री का एंगल बना लो, वही प्लेन सरफेस पर परपेंडिकुलर। लेकिन जब हमें किसी कर्व्ड सरफेस पर परपेंडिकुलर बनाना होता है, ये कर्व्ड सरफेस बना ली मैंने आपके सामने,
हमें इस कर्व सरफेस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। मान लो मुझे इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर बनाना है, तो कैसे परपेंडिकुलर बनाऊंगा? उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस कर्व सरफेस के सेंटर से इस पॉइंट को ज्वाइन करना पड़ेगा। अब बोलोगे तो रेडियस है, सेंटर से ज्वाइन कर दिया तो रेडियस है। तो रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सर्कमफरेंस। अगर आप एक चाहो तो टेंजेंट बना के चेक कर सकते हो। इस पॉइंट पर मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया और रेडियस बनाई। सेंटर से जैसे हमने इसको मिलाया तो रेडियस हमें इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर दिखाई देने लगी। ध्यान से देखो। अब मान लो मुझे इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर बनाना है, तो क्या करूं? बताओ बताओ बताओ। इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? हमें इसको सेंटर से मिलाना पड़ेगा। सेंटर से मिलाएंगे तो रेडियस मिल जाएगी और एक टेंजेंट बना के आप चेक कर सकते हो कि ये परपेंडिकुलर है या नहीं। आपको ये हमेशा परपेंडिकुलर मिलेगा। ठीक है, चलो। तो ये बात क्लियर है बच्चों की कर्व्ड सरफेस पे परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ किया जाता है। जिस पॉइंट पर भी परपेंडिकुलर चाहिए उस पॉइंट को उस कर्व्ड सरफेस के सेंटर से मिला दो। जिस पॉइंट पर भी आपको परपेंडिकुलर चाहिए, आपको क्या करना पड़ेगा? आप उस पॉइंट को उस कर्व्ड सरफेस के सेंटर से मिला दो। जैसे आप सेंटर से ज्वाइन करोगे आपको मिल जाएगा एक परपेंडिकुलर। ठीक है, चलो इसको हटा देते हैं। नाउ फिर से आते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में जो लाइट रे इंसिडेंट हुई थी वो उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट बैक हो गई। ठीक, ये सेकंड रूल है। सिमिलरली अगर यहां पर भी कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में इंसिडेंट होगी तो उसी डायरेक्शन में फिर से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ये रूल क्यों बना? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि सेंटर से मिलाओगे तो ये बनेगा नॉर्मल, और अगर ये नॉर्मल है तो इंसिडेंट रहेगा नॉर्मल के साथ एंगल कितना है? 0 डिग्री। और हमने शुरू में ही पढ़ा है दिस इज कॉल्ड नॉर्मल इंसिडेंस। जब भी कोई लाइट रे 0 डिग्री का एंगल बनाते हुए इंसिडेंट होती है, जब भी कोई लाइट रे 0 डिग्री का एंगल बनाते हुए इंसिडेंट होती है तो वो उसी एंगल पर फिर से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। मतलब जिस एंगल पे आई उसी एंगल पे गई। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आते हैं, बिल्कुल उल्टा। अगर कोई लाइट रे फोकस से होते हुए मिरर पर इंसिडेंट होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाती है। पैरेलल आएगी तो फोकस से जाएगी, फोकस से आएगी तो पैरेलल जाएगी। ये रूल है। यहां भी इफ अ लाइट रे इंसिडेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोकस, ठीक, अगर कोई लाइट रे फोकस की डायरेक्शन में इंसिडेंट होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो ये 3 रूल थे बच्चों कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर के लिए। बहुत ही आसान रूल थे। अगर आप इन रूल्स को अच्छे से याद कर लेते हो, है ना, अगर आप इन रूल्स को अच्छे से याद कर लेते हो तो आपके लिए इमेज फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट बहुत आसान। कैसे? देखो समझते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर। देखो कॉन्वेक्स मिरर से किस तरह से इमेजेस बनाई जाती है। अगर कोई लाइट रे फोकस के डायरेक्शन में आएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। ठीक है, और अगर पैरेलल आएगी तो फोकस की डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में आएगी तो उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। और अगर कोई लाइट रे पोल पे इंसिडेंट हुई तो जितना एंगल बनाते हुए इंसिडेंट हुई है उतना ही एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यहां पर हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगाएंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये वो रूल्स है जिन रूल्स से हम इमेज फॉर्मेशन बड़ी आसानी से कर सकते हैं कॉन्वेक्स मिरर से। ठीक है, चलो तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए केसेस देखते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इंफिनिटी एंड द पोल, then the image is formed between the focus and the pole. The image form is virtual, erect and diminished. ठीक है, ऑब्जेक्ट देखो बच्चों कहाँ रखा हुआ है ना, ऑब्जेक्ट देखो कहाँ रखा हुआ है, पोल और इंफिनिटी के बीच में रखा हुआ है। पोल और इंफिनिटी के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट को हम नाम दे देते हैं ए बी। ठीक, अब इसके पॉइंट ए की हम इमेज बनाएंगे, है ना। हम पूरे ऑब्जेक्ट की इमेज नहीं बनाने वाले, हम किसकी इमेज बनाने वाले हैं? पॉइंट ए की। और पॉइंट ए से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए इस तरह से तो ए भी मिल जाता है हमें। वैसे ही जब हम पॉइंट ए की इमेज से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो हमें उसकी इमेज ए डैश बी डैश मिल जाएगी। ठीक है, तो ए की इमेज बनाने के लिए हमें कम से कम 2 लाइट रेज चाहिए और हमारे पास 3 रूल है, तो उसमें से 2 लाइट रे हमने यूज करी पहली। ठीक है, अलग कलर ले लेता हूं इसके लिए मैं। पहली लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल अपीयर टू कम फ्रॉम द फोकस, है ना। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हुआ? फोकस से आती हुई अपीयर हुई। इसको मैंने आगे भी बढ़ा दिया और पीछे भी एक्सटेंड कर दिया।
दूसरी लाइट रे इन द डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर इंसिडेंट होती है, ध्यान से देखो, दूसरी लाइट रे इंसिडेंट होती है इन द डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो क्या वो उसी डायरेक्शन में फिर से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी? यस, इसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये दोनों लाइट रेज एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करने वाली, मतलब इनका रियल इंटरसेक्शन तो पॉसिबल नहीं था। तो हमने इनको पीछे एक्सटेंड किया और पीछे एक्सटेंड करने पर इनका इंटरसेक्शन इस पॉइंट पर हो गया, और जिस पॉइंट पर इंटरसेक्शन हुआ वहां पर ए की इमेज बन गई ए डैश। बात समझ रहे हो? जहां पर ए इंटरसेक्शन हुआ वहां पर ए की इमेज बन गई ए डैश, और ए डैश से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो हमें दूसरा पॉइंट मिल गया बी डैश। सो व्हाट डू यू मीन बाय ए डैश बी डैश? इट इज द इरेक्ट इमेज ऑफ ए बी। ठीक है, तो यहां पर एक बात समझो बच्चों कि अगर हम इस ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी रखें, कहीं भी, इन्फिनिटी और पोल के बीच में इनफाइनाइट पॉइंट्स है, इनफाइनाइट, उन इनफाइनाइट पॉइंट्स में से आप इस ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखो, इसकी इमेज हमेशा पोल और फोकस के बीच में ही बनेगी। ठीक है, कहां पर बनेगी इमेज? हमेशा पोल और फोकस के बीच में ही बनेगी, हमेशा इरेक्ट ही बनेगी और हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी। ठीक है, तो देखो यहां पर इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, ये तीन प्रॉपर्टी हो गई। नेचर ऑफ इमेज इज वर्चुअल एंड द ओरिएंटेशन ऑफ इमेज इज इरेक्ट, है ना? इरेक्ट का मतलब होता है रियल या वर्चुअल। वर्चुअल, यस, वर्चुअल इमेजेस आर ऑलवेज इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड मतलब साइज ऑफ इमेज। तो देखो नेचर और साइज की बात हमने यहाँ पे कर ली, अब बात करते हैं पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज इज बिटवीन पोल एंड फोकस। ठीक है, तो देखो बिटवीन फोकस एंड द पोल, दिस इज कॉल्ड पोजीशन ऑफ इमेज। तो इमेज की पोजीशन, नेचर और साइज, ये तीनों चीजें मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। अब यहां से देखो यूसेज, इसके क्या यूसेज है? यूसेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, क्या यूज किया जा सकता है? क्योंकि ये हमेशा इरेक्ट इमेज बना रहा है, हमेशा, क्योंकि इनफाइनाइट पॉइंट्स है पोल और फोकस के बीच में, इन्फिनिटी और पोल के बीच में इनफाइनाइट पॉइंट्स है, और उन इनफाइनाइट पॉइंट्स के लिए इमेज कैसी बना रहा है? हमेशा इरेक्ट बना रहा है। तो इरेक्ट इमेज बनाने के कारण क्या करेगा ये, और छोटी इमेज बनाने के कारण क्या करेगा? एक बड़ा एरिया कवर करेगा, क्योंकि ये बड़े एरिया की छोटी इमेज बना के हमें दिखाएगा। ठीक है, इसलिए इसे रेयर व्यू मिरर के रूप में, गाड़ियों में साइड ग्लास के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, जिससे हमें क्या होता है, पीछे का जो एरिया है, बड़े एरिया का एक छोटा फॉर्म, एक छोटा व्यू हमें दिखाई देता है। ठीक है, चलो, तो कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज अ रेयर व्यू मिरर इन ऑटोमोबाइल लाइक कार्स, ट्रक्स एंड बसेस टू सी द ट्रैफिक एट द बैक साइड। ठीक, तो यही वाला मिरर क्यों यूज करते हैं, प्लेन मिरर क्यों नहीं करते? क्योंकि प्लेन मिरर क्या करेगा बच्चों? एग्जैक्ट सेम इमेज बनाएगा, सेम साइज की इमेज बना के हमें देगा, और सेम साइज की इमेज अगर बना के देगा तो हम छोटा एरिया कवर कर पाएंगे, एक छोटा एरिया देख पाएंगे। लेकिन वहीं जब कॉन्वेक्स मिरर की बात होती है तो वो बड़े एरिया का छोटा व्यू करके हमें दिखाता है। दैट्स वाई उन मिरर्स पे लिखा भी होता है द ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। ठीक, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो छोटा करके दिखाया जा रहा है तो हमें दूर दिखता है, तो उसमें ये लिखा जाता है कि जो आपको जितना छोटा दिख रहा है, ऑब्जेक्ट उतना छोटा है नहीं, एंड जितना वो दूर दिख रहा है उतना दूर भी नहीं है, वो पास है। ठीक है, चलिए, इतनी बातें क्लियर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीजें मैं फिर से हटा देता हूं, फ्रेश डायग्राम, मैंने कुछ ओवर राइटिंग करी थी आपको चीजें समझाने के लिए, है ना? ठीक है, ये देखो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्केव मिरर। ठीक, when the object is placed between the pole and the focus, then the image formed is virtual, erect and magnified. ठीक, चलो, तो ये आ गया हमारे पास एक कॉन्केव मिरर एंड दिस एक्सिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, दिस पॉइंट इज फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस पॉइंट इज कॉल्ड पोल। ठीक है, चलो, इतनी बातें क्लियर। when the object is placed between the pole and the focus, ठीक, तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? पोल और फोकस के बीच में। Then the image formed is virtual, erect and magnified. देखते हैं, ये हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया पोल और फोकस के बीच में, है ना? एक ऑब्जेक्ट ले लिया, ऑब्जेक्ट से पहली लाइट रे। अब देखो ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ किसकी बनाएंगे हम? पॉइंट ए की इमेज बनाएंगे, किसी एक पॉइंट की इमेज बनाएंगे, वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो पूरे ऑब्जेक्ट की इमेज मिल जाएगी। पहली लाइट रे ड्रॉ करी जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये लाइट रे फोकस से होकर चली जाएगी।
ठीक है। दूसरी लाइट रे हमने जानी थी इन द डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन द डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट बैक हो गई। और अगर हम ध्यान से देखें तो ये दोनों लाइट रेस आगे बढ़ाने पर कहीं इंटरसेक्ट नहीं हो रही है, तो आगे बढ़ाने पर इनका क्योंकि कोई इंटरसेक्शन नहीं होगा इसलिए इन्हें पीछे एक्सटेंड किया जाएगा। चलो पीछे एक्सटेंड कर लेते हैं। पीछे एक्सटेंड करने पर हमने देखा कि इंटरसेक्शन हो जाता है, तो जहां पर इंटरसेक्शन होगा वहां पर इमेज बनेगी उस पॉइंट की जिससे लाइट रेस चली थी। तो क्योंकि लाइट रेस ए से चली थी तो ए की इमेज बन जाएगी ए डैश, और वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पर हमें एक वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज मिलेगी ऑब्जेक्ट ए बी की। वर्चुअल इमेजेस आर ऑलवेज इरेक्ट, ठीक है, बिल्कुल याद कर लो इस चीज को, वर्चुअल इमेजेस आर ऑलवेज इरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इरेक्ट होती है। उल्टा ऑब्जेक्ट आ जाएगा उसकी सीधी इमेज बन गई तो उसको हम वर्चुअल नहीं बोलेंगे, अब बोलोगे इरेक्ट इमेज तो है, लेकिन ऑब्जेक्ट तो उल्टा है ना, उल्टे ऑब्जेक्ट की उल्टी इमेज वर्चुअल होगी और सीधे ऑब्जेक्ट की सीधी इमेज वर्चुअल होगी। ऑब्जेक्ट इरेक्ट है, इमेज भी इरेक्ट है तो वर्चुअल, ऑब्जेक्ट इरेक्ट है, इमेज इन्वर्टेड है तो रियल। रियल इमेजेस आर ऑलवेज इन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलो इतनी बातें क्लियर है। नेक्स्ट कंडीशन पे आते हैं। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस, ऑब्जेक्ट को जब हम फोकस पे रख देते हैं, देन द इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, तो इमेज इंफिनिटी भी बन जाती है, ठीक। द इमेज इज एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड, और इमेज बहुत बड़ी बनती है। कैसे बनती है समझते हैं। देखो कॉनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, है ना। ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है बच्चों? फोकस पे। तो फोकस से दो लाइट रे मिरर पे इंसिडेंट होती है, इस तरह से दो लाइट रे फोकस से होते हुए मिरर पे इंसिडेंट होती है, और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। तो एक पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट फोकस पे रख दिया हमने क्या करा, एक पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दिया, उससे दो लाइट रे इस तरह से मिरर पे इंसिडेंट हुई और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली गई, ठीक। तो ये दोनों लाइट रेस क्योंकि पैरेलल है तो ये कहीं इंटरसेक्ट एक दूसरे को नहीं करेगी। लेकिन क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये दोनों एक दूसरे को इन्फिनिटी पे इंटरसेक्ट करेगी? अब आप बोलोगे पहले तो बोला कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, अब ऐसा बोला जा रहा है कि इन्फिनिटी पे इंटरसेक्ट करेगी। तो बेटा इन्फिनिटी पे तो कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि लाइट रेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी ही नहीं और इन्फिनिटी भी तो कभी आएगा ही नहीं। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं ना कि दोनों लाइट रेस एक दूसरे को इन्फिनिटी पे इंटरसेक्ट करेगी, क्योंकि आप अगर आपको लगता है कि चलो इन्फिनिटी पे इंटरसेक्ट करेगी, मैं इसको आगे बढ़ाता हूं, इन दोनों लाइट रेस को आगे बढ़ाते जाओ, जिस दिन इन्फिनिटी आ गया उस दिन दोनों लाइट रेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाएगी। लेकिन अगर कोई बच्चा मान लो ये काम करने निकला और उसने इन दोनों लाइट रेस को आगे बढ़ाया, उसका पूरा जीवन बीत जाएगा लेकिन इन्फिनिटी कभी नहीं आएगा, ठीक है। इसीलिए सिर्फ बोला जाता है कि पैरेलल लाइट रेज आर इंटरसेक्ट एट इंफिनिटी, क्योंकि इंफिनिटी कभी आता नहीं है और पैरेलल लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती नहीं है, ठीक। तो इमेज का बन जाएगी इंफिनिटी पर और होगी एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। When the object is placed between the focus and the center of curvature, ठीक है। चलो ये आ गया हमारा मिरर, कॉनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट का रखा है बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखते हैं इमेज कैसे बनेगी। किसी एक पॉइंट से लाइट रे चलाई हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, बताओ क्या होगा इसका क्या होगा? जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है उसका क्या होता है? आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होकर जाती है। ये लाइट रे फोकस से होकर चली गई, ठीक है। तो जब फोकस से होकर गई तो ये तो एक ही लाइट रे थी, लेकिन इमेज बनाने के लिए हमें दो लाइट रे चाहिए थी, तो दूसरी लाइट रे को हमने इंसिडेंट कराया इन द डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये लाइट रे इंसिडेंट हुई इन द डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में जाने वाली लाइट रे, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं, ये तो कौन सी लाइट रे इंसिडेंट करवा ली? फोकस से। द लाइट रे इंसिडेंट ऑन द मिरर थ्रू द फोकस से जा रही है। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ जाएगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। क्यों? क्योंकि फोकस से होकर इंसिडेंट हुई थी। हाँ, क्या थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर में इंसिडेंट करवाई जा सकती है लाइट रे? सोचो अगर मिरर का एपर्चर बड़ा होता तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी लाइट रे इंसिडेंट करा सकते थे और वो भी इसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट होती। मतलब तीन में से आप कोई भी दो रूल यूज कर सकते हो, ठीक। इंटरसेक्शन जहां होता है वहां पर ए बी की इमेज बन जाती है ए डैश बी डैश, ठीक है। ए बी की इमेज बन जाती है ए डैश बी डैश। हाँ, ए बी की इमेज बन जाती है हमारे पास ए डैश बी डैश। चलिए, कोई प्रॉब्लम इसमें? अब यहां पर देखो इमेज कैसी बनी, इमेज का नेचर क्या है? नेचर ऑफ द इमेज इज रियल।
क्योंकि ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इन्वर्टेड है। तो नेचर कैसा है? रियल। इमेज फॉर्म इज रियल इन्वर्टेड एंड बिगर द ऑब्जेक्ट। ठीक है, कैसी इमेज बनी है? रियल इन्वर्टेड एंड बिगर द ऑब्जेक्ट। ठीक है, द साइज ऑफ इमेज इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। पोजीशन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इन्फिनिटी। ठीक है, चलो नेक्स्ट केस पे आते हैं। नेक्स्ट केस कॉन्केव मिरर। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही रख दिया गया है। ठीक है, चलो देखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जब ऑब्जेक्ट रखा जाएगा। तो देखो बच्चों, सिंपल सी बात है, आपको समझ में आ गया होगा। किसी एक पॉइंट की इमेज बनाओ, वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो पूरे ऑब्जेक्ट की इमेज मिल जाएगी। तो हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर मैंने बनाया एक पॉइंट ए। पॉइंट ए से लाइट रे इंसिडेंट हो रही है मिरर पे, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से होकर चली जाएगी। दूसरी लाइट रे को हम फोकस के थ्रू जाने देते हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। और दोनों लाइट रे जहां पर इंटरसेक्ट कर रही है वहां पर फाइनल इमेज बन जाएगी, फाइनल इमेज बन जाएगी ए बी की ए डैश बी डैश। ठीक है, तो ए बी ऑब्जेक्ट, ग्रीन ऑब्जेक्ट की पिंक इमेज यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी। ऑब्जेक्ट को ए बी बोल दो तो इमेज को ए डैश बी डैश बोल देंगे। साइज जो है वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, इमेज इन्वर्टेड है, रियल इन्वर्टेड है, इक्वल द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, इमेज के जो फंडामेंटल्स है, जो यहाँ पर साइज, नेचर और पोजीशन है, वो क्या है? पोजीशन ऑफ इमेज इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, नेचर इज रियल एंड इन्वर्टेड, द साइज इज सेम एज द ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए इतनी बातें क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट केस पे आते हैं। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन द इमेज इज फॉर्म बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। द इमेज फॉर्म्ड इज रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। चलो देखते हैं। ठीक है, ये वाला डायग्राम मैं थोड़ा सा डायरेक्ट ले रहा हूं, है ना। देखो बच्चों, इसको समझते हैं। ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है? बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहली लाइट रे जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, आफ्टर रिफ्लेक्शन ही फोकस से होकर चली जाती है। दूसरी लाइट रे हम जाने देते हैं थ्रू द फोकस, और आफ्टर रिफ्लेक्शन ही प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो ए बी, ये जो ऑब्जेक्ट ए बी है, ए की एक से चलने वाली लाइट रेस ए डैश पर इंटरसेक्ट हो रही है। तो ए डैश से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पर हमें दूसरा पॉइंट मिल जाता है बी डैश। नाउ व्हाट इज ए डैश बी डैश? ए डैश बी डैश इज द इमेज ऑफ ए बी। ए डैश बी डैश क्या है बच्चों? ए बी की इमेज। ठीक है, चलिए इतनी बातें क्लियर है सभी को। अब यहां पर देखो नेचर कैसा है इसका। नेचर क्या, इमेज इन्वर्टेड है? यस, इन्वर्टेड है तो रियल होगी, तो इसका नेचर हो गया रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज देखो, डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ठीक, एंड द पोजीशन इज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। बिटवीन फोकस, ये फोकस है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज कहाँ बनी? बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। और ऑब्जेक्ट कहाँ था? बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इन्फिनिटी। सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ। ठीक है, चलिए मेरे ख्याल से इमेज फॉर्मेशन के सारे केसेस आपको यहाँ पर क्लियर होंगे। ठीक है, अब ये जो इमेज फॉर्मेशन के केसेस है बच्चों, इनको एक बार और रिवाइज करिए। ठीक, क्योंकि ये सारे केसेस यूज होने वाले हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको वो कुछ सिंपल कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर बताने वाला हूँ, जिसमें हम ये समझेंगे कि हमारे पास तो तीन रूल है, तीन रूल है ना। जैसे यहां से एक लाइट रे अगर मैं इस पॉइंट पर इंसिडेंट करा दूं, एक लाइट रे इस पॉइंट पर इंसिडेंट करवा दूं, एक लाइट रे इस पॉइंट पर, तो इन तीनों लाइट रेस का क्या होगा? ये तीनों लाइट रेस किस पॉइंट से होकर जाएगी? ठीक है, ये एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको देके जा रहा हूँ। ठीक, जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपसे पूछूंगा भी, और फिर से अगर नहीं बना तो क्लियर भी करूंगा कि ये तीनों लाइट रेस है ना, जो मैंने इन तीनों पॉइंट्स पर इंसिडेंट करवाई है, इन तीनों लाइट रेस का क्या होगा? ये किस पॉइंट से होकर जाएगी? क्योंकि हमारे पास इन तीनों लाइट रेस के लिए कोई रूल नहीं है, फिर भी बिल्कुल करेक्टली बताया जा सकता है कि ये लाइट रेस कहाँ से जाएगी। ठीक है, तो ये बात हम कब डिस्कस करने वाले हैं? नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, टिल देन बने रहिए एमजीसीआई के साथ, देखते रहिए एमजीसीआई चैनल को, और लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आपको चीज़ें अच्छी लग रही है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।